शाम के 7:30 बजे थे। परवेज मुशर्रफ बंगला में अपने घर के लाउंज में बैठे सहबा मुशर्रफ के साथ टीवी देख रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। मुशर्रफ ने रिसीवर उठाया तो नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। जनरल, प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मुशर्रफ को थोड़ी हैरत हुई, लेकिन फिर संभल कर बोले, अच्छा ठीक है, मैं सुबह इस्लामाबाद आ रहा हूं तो पहले आकर मिल लूंगा। मगर वही आवाज फिर गूंजी, नहीं जनरल, वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं, इसी वक्त। मुशर्रफ ने हैरत से रिसीवर को देखा। सेकंड के 1000वें हिस्से में जहन ने कैलकुलेशंस शुरू कर दी। वजीर आजम हाउस से 125 किलोमीटर दूर एक लेफ्टिनेंट जनरल को यूं रात गई क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि आर्मी चीफ पीएम हाउस से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, मैं जरा आर्मी चीफ से डिस्कस कर लूं, मुशर्रफ बोले। नहीं जनरल, मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज़ में झुंझलाहट आ गई। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, आप इसी वक्त किसी को बताए बगैर यहाँ पहुँचे। मुशर्रफ की तशवीश बढ़ने लगी। सोचा कसौटी खेलने के बजाय सीधा सवाल करना चाहिए। ज़रा बताएंगे मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, मुशर्रफ ने कहा। सर आप बहुत जल्द जान जाएंगे, आप आएँ तो सही। और हाँ, चीफ से बात बिल्कुल नहीं करनी, ना ही किसी और को बताना है, ओके? तो क्या मैं यूनिफॉर्म में आऊँ? मुशर्रफ ने अगला सवाल फेंका। ऑफ कोर्स जनरल, ऑफ कोर्स, अब प्लीज़ जल्दी करें। फ़ोन रख दिया गया। 10 मिनट बाद मुशर्रफ उस यूनिफॉर्म में थे जो अगले 9 साल आयरन मैन की तरह उन्हें चिमटा रहा। लेकिन अभी तो वो ऑल पावरफुल थैनोस, मेरा मतलब है नवाज शरीफ से मिलने जा रहे थे। कमांडो ने सिगार जलाया, अपना फेवरेट ग्लॉक 17 लगाया, गाड़ी में बैठे और इस्लामाबाद निकल पड़े। 1.5 घंटे में रवात पहुंचते ही फ़ोन फिर बजने लगा। मुबारक हो सर, आप चीफ बनने जा रहे हैं। लाइन पर इनके दोस्त ISI कमांडर ब्रिगेडियर एजाज शाह थे। एजाज, क्या फजूल बात कर रहे हो? करामत की रिटायरमेंट में अभी वक्त है, मैं कैसे चीफ बन सकता हूँ? मुशर्रफ कुछ कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे। मगर एजाज शाह ने जो जवाब दिया, इस पर मुशर्रफ ही नहीं पूरी कौम सन्नाटे में आ गई। करामत घर जा चुके हैं सर, इस्तीफा देकर, इस्तीफा देकर। ठहरिए, यहाँ जरा मुशर्रफ भाई को फ्रीज करते हैं, क्योंकि आज हम आपको उनकी नहीं, पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ की कहानी सुना रहे हैं जो मुल्क की तारीख में पहली बार एक सिविलियन वजीर आजम के दबाव पर इस्तीफा देकर घर चले गए। यकीन नहीं आया ना? आए भी तो कैसे भाई, अयूब से याहिया और ज़िया से मुशर्रफ तक, सब ऐसी सिचुएशंस में मेरे अजीज़ हमवतनों का ऑप्शन ही सेलेक्ट करते आए हैं। और फिर जहांगीर करामत कोई हवालदार या सूबेदार मेजर तो थे नहीं, फ़ौज की तारीख में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड 4 स्टार जनरल थे। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऑल पावरफुल होते हुए भी एक सिविलियन के हाथों चेकमेट होना कबूल कर लिया? बताता हूँ, मगर इसके लिए इस्तीफे से 3 रोज़ पहले लाहौर नेवल कॉलेज की तकरीब का रुख करना होगा। रिवाइंड कर लेते हैं। आप इतनी देर में एक सैल्यूट मारकर जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। कई बरसों से पावरफुल आर्मी चीफ सियासत की तंग गलियों में घुसने के बजाय चौराहे पर टैंक दौड़ाकर मार्शल लॉ लगा रहे थे। मगर ये प्रो डेमोक्रेसी जनरल अपने नाम की तरह कोई करामत दिखाना चाहते थे। फौज और हुकूमत के दरमियान पुल तामीर करने की फिक्र में थे। ये वो दिन थे जब कराची सेक्टेरियन आग में जल रहा था। कारगिल जंग और एटमी धमाकों की पाबंदियों के बाद मईशत तबाहाल थी। लेकिन वक्त का प्राइम मिनिस्टर नेहरू बना आइन में 13th और 14th के बाद अब 15th अमेंडमेंट के पीछे था। जनरल करामत की लाहौर रेजिडेंस मिलिट्री हिस्ट्री की किताबों से भरी थी। वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे थे। इधर नवाज शरीफ को किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, जिस पर आर्मी चीफ को भी तशवीश थी। और फिर रिटायरमेंट से सिर्फ 3 माह पहले धीमे मिजाज का जनरल नेवल कॉलेज लाहौर में फट पड़ा। तलबा के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुल्क के अहम फैसलों के लिए आला सतह पर काउंसिल बनाई जाए। रियासत को स्ट्रेंथन करने के लिए तुर्की की तर्ज पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 3 लेयर्स में हो। फौज, माहिर एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स का थिंक टैंक शामिल किया जाए। वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोफेशनल लीडरशिप के सुपुर्द करना चाहते थे। आर्मी चीफ सिंध के हालात और मुल्की सियासत को लेकर बोलते गए और हुकूमत की परफॉर्मेंस पर डिससैटिस्फैक्शन का ठप्पा लगा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसियां इनसिक्योरिटी ड्रिवन हैं, मगर इसी तकरीर में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का भी इशारा दे दिया। वैसे ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मामला भी बड़ा अजीब है। बेनज़ीर हो या नवाज शरीफ, अपोजिशन में हिमायत तो हुकूमत में आकर मुखालफत, लेकिन इस तकरीर ने तो सब हिला कर रख दिया था। नए निज़ाम की बातें हो रही थी
ऑपोजिशन खुश थी और वजीर आजम हाउस में बैठे शख्स को मार्शल लॉ दिखाई दे रहा था। आर्मी चीफ नवाज शरीफ को पहले ही बता चुके थे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इन पर कितना शदीद प्रेशर है, मगर मियां साहब फौजी मुदाखलत और इस पर आईनी मोहर भला कैसे बर्दाश्त करते। वो तो 2/3 अक्सरियत लेकर सदर और चीफ जस्टिस को चलता कर चुके थे, अब तो वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। नवाज शरीफ के दस्तेराज साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज अपनी किताब में लिखते हैं कि हैवी मैंडेट मियां साहब का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। वो अपने करीबी साथियों और काबीना से भी दूर हो गए। इधर जब चीफ ने तकरीर के बाद कोई एक्शन ना लिया तो मियां साहब ने एक्शन ले लिया। हुक्म हुआ इस तकरीर के अल्फाज मिटा दिए जाएं, टीवी, रेडियो, अखबार पर कोई झलक तक दिखाई ना दे। ज़रा सोचें, ये किसी सिविलियन नहीं आर्मी चीफ की बात हो रही है, मगर हुकूमत की फौजी सरबराह पर यह पहली और आखिरी सेंसरशिप थी। इसके बाद तो खुद नवाज शरीफ और इमरान खान इसकी जद में आए। बरी में अंग्रेज़ दौर का गवर्नर हाउस है, वहाँ इस तकरीर के बाद नवाज शरीफ और जनरल करामत की पहली मुलाकात हुई। कहा, पब्लिक में जाकर अल्फाज वापस लें वरना इस्तीफ़ा दें। ये बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन थी, पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, भुट्टो के दौर में जनरल गुल हसन से गन पॉइंट पर इस्तीफ़ा लिया गया था, लेकिन वो कमांडर इन चीफ थे जिनके जाने के बाद ये ओहदा आर्मी चीफ कहलाने लगा। अब जनरल करामत के पास 2 ही चॉइसेस थीं, या खुद इस्तीफ़ा दें या वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेकर मार्शल लॉ लगा दें। अरे यार सॉरी, मुशर्रफ भाई थक गए होंगे, चलें अब इन्हें अनफ्रीज करते हैं। मुशर्रफ की गाड़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रही थी और जहन गुजरे वाकयात का रिवॉल्विंग डोर बना हुआ था। अभी चंद माह पहले ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। जनरल करामत ने बताया था कि नवाज शरीफ सदर से असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार छीन चुके हैं। इनके पास तीनों चीफ्स और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाने की पावर्स आ चुकी हैं। इस इंकशाफ पर सबसे शदीद रिएक्शन जनरल अली कुली खान का था, जो खुद को चीफ की दौड़ से आउट होता देख रहे थे। उस दिन से अली कुली आर्मी चीफ को मार्शल लॉ लगाने पर उकसाते रहे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में नवाज शरीफ के सुर्ख चेहरे पर फातिहाना चमक थी। वजीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन, जो इन्हें तुर्की के अरबकान से मिलाया करते थे, छलांगे लगा रहे थे। कहते, मियां साहब ने आज बता दिया कि असल बॉस कौन है। ये और बात है कि सिर्फ 5 साल बाद वो मुस्लिम लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनकर मुशर्रफ के गुण गा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते ही मुशर्रफ ने पहला काम ये किया कि वो सीधे जनरल करामत के पास पहुंचे। नया चीफ आउटगोइंग चीफ के सामने था। पूछा, सर ये सब क्या हुआ? मगर जनरल करामत कुछ ना बोले। मुस्कुराकर मुशर्रफ को मुबारकबाद दी और वापस लौट गए। इन द लाइन ऑफ फायर में मुशर्रफ लिखते हैं कि जनरल करामत की गलती वो तजवीज़ थी जो गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए उन्होंने दी, मगर इससे ज़्यादा बुरा उनसे इस्तीफ़ा लेने का अंदाज था। फौज में जवान से लेकर अफसर तक हर कोई अपनी इंसल्ट फील कर रहा था। अब हम आपको लंदन में एक न्यूज़ रूम के पीसीआर में ले चलते हैं, जहां एक यंग प्रोड्यूसर ताज़ा सुबुकदोश हुए जनरल को इंटरव्यू के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बस मैं आपकी लाइन थ्रू करने लगा हूँ। फोन पर एक सपाट आवाज सुनाई दी, देखो मैं तुमसे कह चुका हूँ, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, ओके? मगर प्रोड्यूसर कोई बड़ा ही जिद्दी था। सर कोई तो वजह होगी ना, आप फौज के सरबराह हैं, कोई आम फौजी नहीं, कुछ तो हुआ होगा जिस पर आपने ये कदम उठाया। भाई आपको पता है मैं इंटरव्यू नहीं दिया करता। जनरल ने फौजी लहजे में जवाब दिया, सर मैं कब आपसे इंटरव्यू के लिए कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वजह जानना चाह रहा हूँ। इतने बड़े आदमी का इस्तीफा ऐसे तो नहीं आ सकता ना। प्रोड्यूसर ने फिर रिक्वेस्ट की, आप जिद क्यों कर रहे हैं? इस सवाल पर प्रोड्यूसर की हिम्मत बढ़ी। ऐसा लगा जैसे बर्फ पिघल रही हो, क्योंकि अभी तक खड़ाक की आवाज़ नहीं आई थी। वो जोश में बोला, सर आप कोई हवालदार या सूबेदार मेजर तो है नहीं? कौम जानना चाहती है कि ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये नौबत क्यों आई? लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा था कि प्रोड्यूसर फिर बोलने लगा, लेकिन कुछ नहीं सर, आज आप खबर हैं, कल आप और आपका इस्तीफा भी खबर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, पूछिए क्या पूछना है। ये सुनना था कि बीबीसी के प्रोड्यूसर शफी नकी जामाई छलांग लगाकर चिल्लाए, जनरल करामत लाइन पर हैं। ये कहानी खुद उन्हीं से सुन लेते हैं। वो शरीफ आदमी थे, कुछ ज़्यादा ही शरीफ आदमी थे, इख्तलाफात पैदा हुए, वो इस्तीफ़ा दे करके चले गए। ये नवाज शरीफ का दौर था। उसके बाद हमारी कोशिश होगी भाई, हम अगर आप इंटरव्यू उससे ना करें तो और किससे करेंगे? आपने किया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही तारीखी वाक़या है। हमारे अब्बास नासिर जो बाद में सेक्शन हेड बने, वो सरबीन कर रहे थे, मैं प्रोड्यूसर था, एडिटर था, वो प्रेजेंटर थे। तो हमने कहा ट्राई कर लेते हैं। मैं जनरल जहांगीर करामत के पास पहुंच गया टेलीफोन नंबर लेकर के। इन लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है ये भी एक राज की बात है। सेक्रेटरी नहीं देते, लेकिन आपको इनकी दोस्तियां, सहेलियां और दूसरे लोगों से रब्ता करना पड़ता है, किन तक पहुंचो कैसे। मैं पहुंच गया। जनरल जहांगीर करामत बहुत शरीफ आदमी,
कहता मैं नहीं बात कर रहा। तो देखें, मैंने उनसे 3 बातें की। मैंने कहा जनरल साहब, आज आप आवाज़ हैं, आज आप फैक्ट हैं, कल आप तारीख हैं। अगर आप आज बोलेंगे तो आपके नाम पर कितने करोड़ों को हकीकत पता चलेगी। कल आप मर जाएंगे, आपके साथ ये तारीख भी दफन हो जाएगी। आप उनको बता रहे हैं। मैं जनरल जहांगीर करामत से बात कर रहा हूँ, ये भी टेप पर है। तो कहने लगे कि उनको आ गया तरारा। फौजी को जब तरारा आ जाए तो फिर वो दायरा तोड़ के बोलता है। जनरल जहांगीर करामत ने कहा जी ठीक है, करें बात, क्या पूछना है आपको। अब्बास नासिर से मैंने कहा अब्बास भाग। अब्बास नासिर भागे। वो इंटरव्यू जनरल जहांगीर करामत का अब्बास नासिर ने किया है, लेकिन उनको उतार लाने में, उनको राह पर लाने में खादिम हुसैन का बहुत बड़ा हाथ है। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल और जवाब मुतालिया पाकिस्तान में लिखे जाने के काबिल है। सवाल था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की राय आपकी थी या इदारे की? जनरल करामत का जवाब था, आर्मी चीफ जब भी बोलता है अकेला नहीं बोलता, पूरी फौज साथ बोलती है। जनरल करामत की क़ब्ल वक्त छुट्टी और कराची के गुमनाम जनरल की तरक्की के बाद नवाज शरीफ सोच रहे थे कि इनका एहसान मुशर्रफ को बेज़रर बना देगा। मगर ये कोई नई सोच नहीं दोस्तों, भुट्टो ने भी ज़िया के बारे में यही सोचा था। मियां मोहम्मद शरीफ तो मुशर्रफ को चौथा बेटा कहा करते थे, मगर ये बेटा बड़ा ही होशियार निकला। मुशर्रफ ने आते ही अपनी अथॉरिटी जमाना शुरू कर दी। चंद ही महीनों बाद नवाज शरीफ को इन्हें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा देना पड़ा। लेकिन वो अपने बाप बोले भाई को यह ओहदा क्यों नहीं दे रहे थे, इसके पीछे भी एक कहानी थी। इनका प्लान था कि अली कुली और खालिद नवाज को चीफ की रेस से बाहर कर दिया जाए और फिर वो अपने फेवरेट इंजीनियरिंग ऑफिसर जनरल ज़ियाउद्दीन को ISI का DG बनाए, ताकि इनके चीफ बनने का रास्ता हमवार हो जाए। वैसे यहाँ वो थोड़े खान साहब बन चुके थे। और जानते हैं ना कि जनरल ज़ियाउद्दीन कौन थे? वही जिन्हें 12 अक्टूबर को PM हाउस में झटपट चीफ बनाया गया। ना कोई तकरीब, ना मेहमान, रैंक नहीं था तो चौथा सितारा मिलिट्री सेक्रेटरी की किट से निकाल कर लगाया गया। क्राउन लगाने की पिन नहीं थी तो माचिस की तीली से काम चलाया गया। वैसे 12 अक्टूबर की तो अलग ही दास्तान है, जो फिर कभी सही। जनरल जहांगीर करामत का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो एक पढ़े लिखे, प्रोफेशनल और बावकार फौजी अफसर थे। वो दुश्मन की कम्युनिकेशन को मॉनिटर करते, मुल्की और गैर मुल्की खबरों पर नज़र रखते और हमेशा एक मुस्कुराहट सजाए रखते। वो 20 फरवरी 1941 में पैदा हुए और 61 में फ़ौज ज्वाइन कर ली। 65 में अखनूर और 71 में शकरगढ़ के महाज पर रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस और वॉर स्टडीज़ में डिग्रियां ली। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और वॉर कॉलेज में मिलिट्री साइंस पढ़ाते रहे। 80 की दहाई में सऊदी अरब में फ़ौजी मुशीर भी रहे। इनके शागिर्द जानते हैं कि इन्हें बात करना खूब आता था। वो एक जेंटलमैन थे जो गैर ज़रूरी गुफ्तगू अवॉइड करते। जब उड़ती फिजाओं में आम की पेटियां फट रही थीं तो जनरल करामत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे। वो जनरल असलम बेग के उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश साइट का चक्कर लगाकर GHQ रवाना हो गया था। और फिर वहाँ एक अहम फैसला हुआ कि अब मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा। जनरल असलम बेग हों, जनरल आसिफ नवाज या फिर जनरल काकड़, जनरल करामत हमेशा इन मीटिंग्स में मौजूद रहे जहां जमहूरियत के कत्ल के बजाय इसकी बका का फैसला हुआ। जनरल बेग आर्मी पर सिक्का जमाने, इंडिया पर धाक बिठाने और नौज़ायदा बेनज़ीर हुकूमत को दबाव में रखना चाहते थे। उन्होंने इंडिया के साथ ऑफेंसिव डिफेंस की नई डॉक्ट्राइन शुरू की। ये वॉर गेम्स की एक सीरीज़ थी ताकि इंडिया पर प्रेशर बढ़ाया जा सके और ये टास्क जनरल जहांगीर करामत को सौंपा गया। 89 में पंजाब और सिंध के रेगिस्तान में एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई जो ज़रब मोमिन कहलाई। ये इंडिया को दो टोक पैगाम था कि पाकिस्तान सिर्फ दिफा ही नहीं, जंग को दुश्मन के घर भी ले जा सकता है। ये इंप्रेशन भी दिया गया कि अफगान जंग जीतने वाले फाइटर्स अब कश्मीर में काम दिखाएंगे। वैसे ये स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब रही क्योंकि इन दिनों इंडिया को एक तरफ सिख मुज़ाहमत का सामना था तो दूसरी तरफ श्रीलंका में घुसना महंगा पड़ रहा था। इतना महंगा कि सिर्फ 2 साल बाद ये खुदकश तामिल ने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। जनरल करामत 91 में DG रेंजर्स सिंध बने और अगले बरस कोर कमांडर मुल्तान। वो वाक़या भी बड़ा ही दिलचस्प है। हुआ यूं कि जनरल असलम बेग की रिटायरमेंट से चंद माह पहले सदर गुलाम इसाक खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सर पर मार्शल लॉ का खौफ सवार था। उधर अगले आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज को ISI चीफ हमीद गुल का धड़का लगा रहता।
कि कहीं वो अफगानिस्तान में मौजूद अपने दोस्त मुल्लाओं से उन्हें कत्ल ही ना करवा दें। वैसे इनकी मौत तो एक्सरसाइज करते हुए थी, मगर इससे पहले वो हर रात कमरा बदल बदल कर सोते। इन्हें वाइस चीफ ऑफ स्टाफ की एक इंतहाई महफूज रिहाइशगाह दी गई, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता था। कमांडोज 3 घेरों में हर वक्त निगरानी करते। पता नहीं आर्मी चीफ बनने के बाद इनकी नींद बेहतर हुई थी या नहीं, लेकिन एक मौका ऐसा आया जब उन्होंने हमीद गुल को चलता करके मुल्तान कोर जनरल जहांगीर करामत के सुपुर्द कर दी। ये वाकया भी बड़ा ही अजीब था। रूस का नायब सदर अपने फौजियों को हिकमतयार के कब्जे से छुड़ाने पाकिस्तान आया हुआ था। जिहादी लीडर्स डील पर तैयार थे, लेकिन हमीद गुल कूद पड़े। अपने जिहादी दोस्तों को बाद से फिरने का मशवरा दिया, जिस पर फौज और हुकूमत दोनों की बड़ी बेइज्जती हुई। सजा के तौर पर हमीद गुल को तोपों की मुरम्मत पर लगा दिया गया, मगर वो इस्तीफा देकर घर चले गए। 95 में जनरल करामत ने जनरल अली कुली खान के साथ मिलकर ऑपरेशन खिलाफत एक्सपोज किया। इस पर इनकी खूब पजीराई हुई। अगले साल 12 जनवरी को जब जनरल वहीद काकड़ रिटायर हुए तो जनरल जहांगीर करामत को आर्मी चीफ बना दिया गया। इनकी मंजूरी वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने दी। जनरल काकड़ की तरह वो भी सियासी खींचातानियों में गैर जानिबदार रहते। इनका ज़्यादातर वक्त सियासतदानों की लड़ाइयाँ सुलझाने में गुजरा। मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि जब जनरल करामत आर्मी चीफ थे तो फौज की दूसरी बड़ी पोजीशन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को पिक करने का मामला आया। मुशर्रफ की खुशफहमी थी कि यह ओहदा उन्हें मिलकर रहेगा। वो वॉर कोर्स में साथ पढ़े थे। मुशर्रफ ने उनकी कमान में अच्छे ग्रेड्स लिए थे, मगर फैसला अली कुली खान के हक में हुआ। वही अली कुली खान जिन्होंने ऑपरेशन खिलाफत एक्सपोज की थी। ये मुशर्रफ के लिए बड़ा सेटबैक था। जाहिर है वो अगला चीफ भी उन्होंने ही बनना था। ऊपर से अली कुली सदर फारूक लगारी के कॉलेज मेट भी थे, बल्कि लगारी तो इन्हें जनरल करामत से भी पहले चीफ बनाना चाहते थे। लेकिन क्या कीजिए कि बाप की तरह अली कुली खान के हाथ में भी सिपा सालार बनने की लकीर नहीं थी। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल हबीबुल्लाह खान को फील्ड मार्शल अयूब खान ने रिटायर करके मोस्ट जूनियर जनरल मूसा को चीफ बना दिया था। यहाँ भी कुछ यही हुआ। वैसे मुशर्रफ को चीफ बनाने में पहला गायबाना किरदार जनरल फर्रुख का है। ये वही जनरल फर्रुख थे जिन्होंने अपने चीफ की बात को वीटो कर दिया था। जी हाँ, अगर ऐसा ना होता तो मुशर्रफ जनरल ज़ियाउल हक की ख्वाहिश पर मिलिट्री सेक्रेटरी बन जाते और फिर उम्र भर चीफ नहीं बनते। जनरल करामत के बेनज़ीर भुट्टो के साथ महराज तैयारों की डील पर डिफरेंसेस थे। उन्हें ये डील दिफाई बजट पर बोझ लगती। फ़िज़ाइया की इस शॉपिंग पर बर्री फौज को रिजर्वेशंस थी। फौज का ख्याल था कि ये डील ट्रांसपेरेंट नहीं, मगर बेनज़ीर अड़ गईं और डील कैंसिल करने से इनकार कर दिया। फौज को सियासी शॉपिंग बैग से करप्शन की बू आ रही थी। महराज तैयारों और सबमरीन में किकबैक्स की अफवाहें जोरों पर थीं। मुल्क में भी करप्शन, नेपोटिज्म और बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। जनरल जहांगीर करामत ने स्पीकर यूसुफ रजा गिलानी के जरिए सदर और वजीर आजम को पैगाम भेजा कि डिफरेंसेस जल्द दूर कर लें तो बेहतर है, मगर अपनी ही पार्टी के सदर से बेनज़ीर के इख्तलाफात जातियात तक पहुँच चुके थे। फिर वही हुआ जो होता आया था। सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत को 58 2B चलाकर चलता कर दिया। इस मुश्किल वक्त में जनरल करामत ने मार्शल लॉ के बजाय फौरी इंतखाबात का ऑप्शन चूज़ किया और नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बन गए। इन्हें हैवी मैंडेट की छतरी और कमज़ोर ऑपोजिशन मैसर आई, मगर यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनी। अक्सरियत के बल पर उन्होंने पहले 5 माह में 2 अमेंडमेंट्स कर डाली। खुसूसी अदालतें, एंटी टेररिज्म एक्ट और एहतसाब ब्यूरो के बिल्स दोनों ऐवानों से ईजिली पास करवा लिए। असेंबली डिसॉल्व करने का सदारती इख्तियार और फ्लोर क्रॉसिंग का कानून भी बदल डाला। नवाज शरीफ के फर्स्ट टेन्योर में इनकी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की थी। 10 जजों के मेजॉरिटी फैसले से डिसएग्री करने वाले सज्जाद अली शाह नवाज शरीफ के दूसरे दौर में चीफ जस्टिस थे। हाय रे किस्मत, अब फड्डा तो होना था। वैसे भी वो बेनज़ीर के कंधे पर चढ़कर इस ओहदे तक पहुंचे थे। अभी हुकूमत 10 माह की नौज़ायदा थी कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस लगाने पर इख्तिलाफ शुरू हो गया। आर्मी चीफ ने सारे बड़ों को साथ बिठाया पर कोई हल ना निकला। हुकूमत ने खुसूसी अदालतें बनानी चाहिए तो मामला खुली जंग में बदल गया। दोनों जानिब से चेस मूव्स शुरू हो गए। नवाज शरीफ ने सरेंडर किया, लेकिन फिर भी अदालत बुलाकर तौहीन का मुकदमा चलाया गया। ये देखकर सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमत के हुल्लड़बाजों ने अटैक कर दिया और तो और पार्लियामेंट ने आनन फानन तौहीन का कानून ही बदल दिया। चीफ जस्टिस भला कैसे चुप रहते। उन्होंने सदर को यह बिल मंजूर करने से रोक दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ अचानक केसेस के अंबार लगने लगे और रिट पिटिशंस का फ्लड गेट खुल गया। इतने सुओ मोटोज हुए कि आप इफ्तिखार चौधरी को भूल जाएं। 14वीं तरमीम भी सस्पेंड कर दी गई। जस्टिस सज्जाद अली शाह को अदलिया की सफ़ों में रिवॉल्ट का डर था, इसलिए वो जजेस भी आगे पीछे करने लगे। इस बात पर उनके साथी खिलाफ हो गए। अब चीफ जस्टिस ने मदद के लिए आर्मी चीफ को पुकारा। खत लिखकर फौज को पावर टसल में घसीटना चाहा। इधर सदर लगारी ने भी चीफ जस्टिस की हिमायत में नवाज शरीफ को कड़क अंदाज में खत लिख डाला। सदर और चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को चोरी छुपे आर्मी चीफ की तड़ियां लगाने लगे।
ये हाल देखकर वजीर आजम ने भी जनरल करामत की तरफ देखना शुरू कर दिया, मगर वैसे जैसे बिल्ली कबूतर को देखती है। लेकिन आर्मी चीफ तो इस ट्रॉइका को कूल करने में लगे थे। चीफ जस्टिस ने एक और बड़ा काम ये किया कि सदारती इख्तियार छीनने वाली 13वीं तरमीम भी मुअत्तल कर दी। अब अदालत के एक कमरे में यह हाई ड्रामा चल रहा था तो बराबर वाले कमरे में 10 रुकनी बेंच बैठी थी। आखिर जजेस ने जस्टिस अजमल मियां को चीफ जस्टिस बनाकर सज्जाद अली शाह को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। ये 2 दिसंबर 1997 का ही दिन था जब ऐवान सदर में आर्मी चीफ और फारूक लगारी की मीटिंग जारी थी। सरताज अजीज लिखते हैं कि सदर ने जब अपना इरादा बताया तो जनरल जहांगीर करामत का जवाब था, मैं जमहूरी उसूलों पर यकीन रखने वाला सोल्जर हूँ, आइन और कानून के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इस दो टोक मौक़िफ़ ने सिचुएशन बदल दी थी। नवाज शरीफ एंड कंपनी जो कुछ देर पहले घर भेजे जाने के मुंतजिर थे, अब सर जोड़े सदर फारूक लगारी के इम्पीचमेंट की तैयारी करने लगे। उसूल पसंद चीफ ने अपना वजन वजीर आजम के पलड़े में डालकर जमहूरियत को बचा लिया। पहले सदर और फिर चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। नब्बे की दिहाई में एटमी मामलात पर पाक भारत टेंशन उरूज पर थी। अमरीका को लगता था कि दोनों मुल्क एक और जंग के करीब आ चुके हैं। ISI अफगान जिहाद के एक्सपेरिमेंट्स कश्मीर में आजमाने के लिए बेताब थी। असल में फ़ौज में एक कैलकुलेशन थी, वो ये कि कश्मीरियों की सपोर्ट करने से भारतीय फ़ौज थक जाएगी और बॉर्डर पर प्रेशर कम होगा। यही सोच आगे चलकर कारगिल जैसे ऑपरेशंस की बुनियाद बनी। एक खामोश मगर सीधी बात करने वाले जनरल करामत ने कारगिल ऑपरेशन से बहुत पहले वाजे कर दिया था कि वो कश्मीर के फौजी हल के फेवर में नहीं। उस दौर में नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। वो और उनके साथी शेख रशीद खुलेआम कहते फिरते कि वो ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आगे चलकर जब मई 1997 में तालिबान ने मज़ार शरीफ पर झंडा लहराया तो नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जहांगीर करामत के मना करने के बावजूद तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया। बोले तो तालिबान खान से पहले कोई तालिबान शरीफ भी था। 98 में इंडिया ने एटमी तजुर्बे करके तवाजुन बिगाड़ दिया। 28 मई को एडवानी और वाजपेयी लोकसभा में खड़े पाकिस्तान को मलियामेट करने की तकरीरें कर रहे थे कि अचानक एक खबर पर दोनों को इजलास छोड़कर बाहर जाना पड़ा। वापस आए तो चेहरे उतरे हुए थे, टोन बदली हुई थी। पाकिस्तान एटमी धमाके कर चुका था। As a self-respecting nation, we had no choice left to us. Our hand was forced by the present Indian leadership's reckless actions. उसकी सारी पार्टी के लोग उसको कहते थे कि मत करना, मर जाएंगे, कि हम अमेरिका की प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो और साथ मुझे जनरल करामत ने भी बता दिया था कि भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे, हमारे लिए इम्प्लीकेशंस होंगी। जनरल जहांगीर करामत नहीं चाहते थे एटमी धमाके हों, जाहिर है वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो बड़ा प्रोफेशनल बंदा था। वो इस वजह से उसको पता था कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू कोप विद दिस। और वही आज मैं वही देख रहा हूँ। हम के प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गए, नेशनल डिफेंस पॉलिसी, वहाँ के एक तरफ जहांगीर करामत बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूँ। तो जज साहब की करिए, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हमने तैयारी तो पूरी कर ली है, जब भी आप फैसला आपका है, आपने डिसीजन करना है, जब भी करेंगे तो इट विल बी डन, कैरिड आउट। लेकिन मैं ये सिर्फ कहूँगा कि इसकी बहुत कीमत देनी पड़ेगी आपको, उसके लिए तैयार हैं आप? ये कहा तो मुझसे कहते शमशाद साहब, मैंने कहा जी सिर्फ एक फिक्र है, मैंने कहा जी कि आपकी आज़ादी और सर्वाइवल की कोई कीमत नहीं है। बहुत बड़ा प्रोफेशनल जनरल, मैं कहता हूँ जितने जनरलों के साथ मैंने काम किया है ऐसा जनरल मैंने नहीं देखा। उस दौर में अमेरिका बहादुर का पाकिस्तान के साथ रवैया कैसा था, इसकी एक झलक दिखाता हूँ। जनरल जहांगीर करामत अपने अमरीकी हम मनसब जनरल जोसेफ रॉल्सन के साथ डिनर कर रहे थे कि घड़ी ने 10 बजाए। रॉल्स्टन ने प्लेट में चिकन टिक्का अधूरा छोड़कर रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और धीरे से बोला, जनरल ठीक 10 मिनट बाद 60 टॉमाहाक क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तानी हुदूद में होंगे, घबराएं नहीं। इनकी मंजिल आगे अफगानिस्तान है जो उसामा के 4 ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इतना कहकर वो बड़े इत्मीनान से छुरी कांटा उठाए दोबारा टिक्का नोचने में मसरूफ़ हो गया और जनरल करामत हक्का बक्का इसे देखते रह गए। सहाफ़ी और राइटर एन मैरी वीवर इन द शैडो ऑफ जिहाद इन अफगानिस्तान में लिखती हैं कि इन्हें यह वाक़या खुद एक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर ने सुनाया। यानी जिस वक्त इतला दी जा रही थी, ऐन उसी वक्त 5 दर्जन मिसाइल पाकिस्तानी फ़िज़ाओं को चीर रहे थे। कमाल है। वैसे इसके बाद रॉल्सन खाने की मेज़ पर सिर्फ इसीलिए बैठा रहा कि जब मिसाइल पाकिस्तानी रडार पर चमके तो इन्हें इंडिया का समझकर मार ना गिराया जाए। मैरी को ये राज बताने के बाद इंटेलिजेंस अफसर कुछ देर रुका और फिर मुस्कुरा कर बोला, हम भी दोस्तों के साथ हद ही करते हैं यार।
मिसाइल हमले के अगले रोज जनरल करामत, कोर कमांडर और नवाज शरीफ का गुस्सा आसमान को छू रहा था। कई क्रूज मिसाइल्स निशाने पर नहीं लगे थे। बख्तिया के जवार किली में जो 4 ट्रेनिंग कैंप्स तबाह हुए, उनमें से 2 ISI फैसिलिटीज थी, जहां 5 अफसरान और 20 ट्रेनीज मारे गए थे। नंबर 1 अमरीकी इंटेलिजेंस की टिप ही गलत थी। बाद में पता चला कि उसामा और उसके साथी तो 100 मील दूर थे और जिस मीटिंग के शुबे पर यह हमला प्लान किया गया था वो तो 1 माह पहले जलालाबाद में हो चुकी थी। इस वाक़े पर पाकिस्तानी हुकूमत गुस्से से उबल रही थी और अमरीका बस हल्का सा शर्मिंदा था। सिर्फ 10 मिनट का नोटिस, वो भी डायरेक्ट आर्मी चीफ को। जनरल करामत की संजीदगी और दो टोक रवैया था जिसने इन्हें नवाज शरीफ की नज़रों में नापसंदीदा बना दिया था। रियासत के 3 ताकतवर इदारों के साथ कॉन्फ्लिक्ट नवाज दौर की तमाम कामयाबियों को धुंधला देता है। एक ऐसे ही फैसले ने इनकी हुकूमत को चलता करके इन्हें जेल और फिर जिलावतनी में धकेल दिया। फिर मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो जनरल करामत बोल उठे, ये सब कुछ ना होता अगर मुझसे बात करके मेरी तजवीज़ मान ली जाती, भले इसमें तरमीम ही कर दी जाती। मेरा मकसद जमहूरियत को पटरी पर बरकरार रखना था। खैर, अब क्या हो सकता था। इख्तिदार संभालने के कुछ बरस बाद परवेज़ मुशर्रफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई और काबीना को उसके मातहत कर दिया। जो ख्वाब याहिया ने 1969 में देखा था, 2004 में मुशर्रफ ने इसे पूरा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 2009 में इसे मुअत्तल किया तो नवाज शरीफ ने इख्तिदार में आकर खुद उसे बहाल कर दिया। वाह, क्या ही बात है मियाँ साहब की। इस्तीफा देने के कुछ अरसे बाद जनरल करामत अमरीका चले गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट के इल्मी और तहकीकी कामों से खुद को जोड़ लिया। जनरल मुशर्रफ के दौर में वो लगभग 2 बरस वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर रहे। बाद में अपना थिंक टैंक स्पेयरहेड रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया। वो ना सियासतदानों को खुश करने की कोशिश करते, ना ही गैर ज़रूरी जारहियत दिखाते। वो एक प्रोफेशनल सोल्जर थे, मगर जब वक्त आया तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज़ देकर वाज़ेह कर दिया कि वो मुल्क के बड़े मामलात पर चुप रहने वाले नहीं। आखिर में बस एक सवाल जहन में उठता है, जनरल करामत की रेजिग्नेशन पर फौज में रिजेंटमेंट सोच से भी ज़्यादा थी, लेकिन 111 ब्रिगेड ने उस वक्त गेट क्यों ना फलांगा जब जनरल करामत को घर भेजा जा रहा था।